मित्रों नमस्कार। हमने JSTPD बेसिक कोर्स 1 की चर्चा कर ली है और उसके कुछ क्वेश्चंस भी हमने सॉल्व किए हैं। तो चलिए अब हम लोग बेसिक कोर्स 2 की चर्चा करते हैं। तो बेसिक कोर्स 2 में मूलतः हम लोगों को मल्टी क्लास और मल्टी लेवल ये दो दो चीज़ों का ध्यान रखना है। तो हम लोग झारखंड के ग्रामीण क्षेत्रों के शिक्षक हैं, हम लोगों को पता है कि मल्टी क्लास क्या होता है, मल्टी लेवल क्या होता है। मल्टी क्लास तो यही होता है मित्रों कि यदि हमारे पास एक ही कमरा है, एक कमरे में मैंने क्लास 2 को भी बैठाया हुआ है, क्लास 3 को भी बैठाया हुआ है, क्लास 4 को भी बैठाया हुआ है, ठीक है। तो अब अलग अलग क्लास में बच्चों का जो स्तर अलग होता है उससे यहाँ मतलब नहीं है। ये मतलब हुआ कि हमने तीनों क्लास कक्षाओं को एक ही रूम में बैठा दिया, वो मल्टी क्लास हुआ, ठीक है। और दूसरा, आप कल्पना कीजिए कि आपकी एक कक्षा, जैसे क्लास 5 एक ही रूम में बैठा हुआ है, क्लास 5 के सारे बच्चे एक रूम में बैठे हुए हैं, ठीक है, बैठे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन उन बच्चों में कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो स्टैंडर्ड 1 के लायक हों, हो सकता है कि कोई 2 के लायक हो, और हो सकता है कि कोई 5वीं के लायक भी हो। तो मल्टी लेवल हो गया। मल्टी लेवल में एक ही कक्षा में कई स्तर के बच्चों का होना, ठीक है। तो चलिए हम लोग बेसिक कोर्स 2 में जो कुछ प्रश्न हैं उनको हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। पहले भी हमने किया है, फिर से एक बार दोहराव करेंगे तो हमारा नॉलेज जो है और ज़्यादा स्पष्ट हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। साथियों चलिए अब हम प्रश्न पे आ जाते हैं सीधे सीधे। हमारा पहला सवाल है, इनमें से कौन सा कथन बहुस्तरीय शिक्षण के लिए सही नहीं है। ध्यान दीजिएगा, सही नहीं है ये पूछा गया है। और बहुस्तरीय मतलब मल्टी लेवल, हम मल्टी क्लास की बात नहीं कर रहे हैं, हम मल्टी लेवल की बात कर रहे हैं। मल्टी लेवल का मतलब ये हुआ कि किसी एक कक्षा को हमने एक ही कमरे में बैठाया हुआ तो है, लेकिन उन बच्चों में कुछ का स्तर अपनी निचली कक्षाओं के स्तर के बराबर हो सकता है। जैसे 8वीं कक्षा में 50 बच्चे हैं, 50 बच्चों में 7 या 8 बच्चे ऐसे हैं जो 8वीं कक्षा के लायक हैं, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो 7वीं कक्षा के लायक हैं, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो 5वीं के लायक हैं, और मान के चलिए कि 10 बच्चे ऐसे हैं जो दूसरी कक्षा के लायक हैं। तो हम उस तरह के क्लासरूम की हम बात कर रहे हैं, वैसे हम मल्टी लेवल क्लास की बात कर रहे हैं। तो इसमें पहला ऑप्शन है, हर कक्षा में की रुचि और स्तर अलग होता है। साथियों थोड़ा यहाँ पे भाषा संबंधी विसंगति है, कुछ थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक है। तो हर कक्षा में की का जरूरत नहीं है, हर कक्षा में रुचि और स्तर अलग होता है। तो हर कक्षा में मतलब यहाँ तो कोई 7वां क्लास, 8वां क्लास, 6ठा क्लास, 5वां क्लास, अलग अलग क्लास की बात हो रही है ना। तो ये तो है, सही बात है ये, हर कक्षा में रुचि और स्तर अलग होता ही है। दूसरा है, हर कक्षा में अलग स्तर के को एक साथ पढ़ाने पर वे एक दूसरे से सीख नहीं पाते। देखिए यहाँ भी थोड़ा सा के को ऐसे शब्दों का प्रयोग हो गया है, चलिए कोई बात नहीं, यहाँ बच्चों को होना चाहिए। हर कक्षा में अलग स्तर के बच्चों को एक साथ पढ़ाने पर वे एक दूसरे से सीख नहीं पाते, ये गलत बात है। और जब इसमें हम लोग को गलत जवाब ही ढूंढना है कि इनमें, फिर प्रश्न पे जाइए, इनमें से कौन सा कथन बहुस्तरीय शिक्षण के लिए सही नहीं है। तो यही ऑप्शन सही है, मतलब जो बात गलत है वो हमारा उत्तर है। तीसरा है, हर कक्षा में अलग स्तर के बच्चों को अलग अलग समूहों में पढ़ाना उनकी सीखने की गति का ध्यान रखता है। ये तो मल्टी लेवल टीचिंग का हिस्सा है ही, थर्ड वाला सही है। और फोर्थ वाला, बच्चों के सीखने में फ़र्क के कई कारण हो सकते हैं, जैसे रुचि, परिवेश, उम्र आदि। मतलब पहला, तीसरा और चौथा ऑप्शन मतलब वो सही है, गलत है तो दूसरा। तो गलत ढूंढना है, इसलिए हम गलत पे निशान लगाते हैं और आगे बढ़ते हैं। अब अगला सवाल है, आपकी कक्षा में एक छात्र ने 98 को 89 लिखा और कहा कि दोनों संख्याएं एक ही हैं। ओह, उस बच्चे ने क्या किया, 98 को क्या लिख दिया, 89 लिखा, और कहता है क्या कि दोनों संख्याएं एक ही हैं। आप इस अवधारणा को
छाते को स्पष्ट करने, छात्र होना चाहिए ना, छाते नहीं, छाते नहीं, यहाँ पे होना चाहिए छात्र। आप इस अवधारणा को छात्र को स्पष्ट करने में कैसे मदद करेंगे? देखिए कुछ स्पेलिंग की त्रुटियां हैं तो मैं पहले ही कह रहा हूँ। तो इसमें पहला ऑप्शन है छात्र को 98 को बार बार लिखने के लिए कहें। बार बार लिखने से क्या हो जाएगा? समझ जाएगा? नहीं समझेगा। अगला ऑप्शन है छात्र को सही जानकारी देने का प्रयास ना करें, इससे उस पर नकारात्मक। तो सही जानकारी हम नहीं देंगे तो कौन देगा? हमको आपको तो देना ही है। अच्छा, आगे है छात्र को यह बताएं कि हर संख्या का अपना निश्चित स्थान है, इसलिए 98 और 89 दो अलग अलग संख्याएं हैं। अच्छा चलिए उसके बाद वाला भी देख लेते हैं। उसके बाद में लिखा है छात्र को यह पहचानने में मदद करना। अच्छा, इसमें मदद करेंगे हम, है ना। ये पहचानने में मदद करना कि 98 में 9 इकाई के स्थान पर है, जबकि 89 में 8 इकाई के स्थान में। बिल्कुल राइट है यही। तो चलिए इसमें हम टिक लगाते हैं और आगे बढ़ते हैं। अब अगला सवाल है लिखने और बोलने के कौशल में कुछ अंतर और समानताएं होती हैं। हाँ, ये सही बात है। लिखने का कौशल अलग होता है और बोलने का कौशल अलग होता है। अंतर भी है और समानताएं भी है, ये तो सही बात है। तो दिए गए विकल्पों में से सही तथ्य चुनें। अब देखते हैं कि विकल्प क्या क्या है। पहला विकल्प है दोनों कौशल स्कूली प्रशिक्षण से ही सीखे जा सकते हैं। ये कौन बोल दिया कि स्कूली प्रशिक्षण से सीखे जा सकते हैं? हमारे हजारों हजार लाखों लाख बच्चे जो कभी स्कूल नहीं गए तो क्या वो बोलना नहीं सीखे? लिखने की बात नहीं कर रहे हैं, बोलना नहीं सीखते हैं क्या? तो ये जवाब गलत है। दूसरा, बोलने का कौशल लिखने के कौशल से भिन्न है, क्योंकि बोलना बच्चे खुद सीख सकते हैं पर लिखना उन्हें सिखाना पड़ता है। ना, ये भी सही नहीं है। बोलने का कौशल लिखने के कौशल से भिन्न है, क्योंकि बोलना बच्चे खुद सीख सकते हैं पर लिखना उन्हें सिखाना पड़ता है। अच्छा, अगला ऑप्शन देखते हैं। बच्चे दोनों ही कौशलों को गलतियां करके सीखते हैं। ये सही है, यही सही है, ज़्यादा सटीक है ये, क्योंकि हमें सटीक उत्तर ही ढूंढना है। बच्चे लिखना पढ़ना पहले सीखते हैं और फिर बोलना, ये तो उल्टी गंगा बहा दिया गया है। तो चलिए हम थर्ड ऑप्शन पे टिक लगाते हैं और आगे बढ़ते हैं। अगला है सवाल हमारे पास कि हाल ही में मुकेश जी ने अपने साथी शिक्षक से बातचीत करते हुए बच्चों के कक्षा में न बोलने के कारणों को समझने की कोशिश की। अच्छा, कोई मुकेश जी हैं, मतलब टीचर ही हैं। हाल ही में मुकेश जी ने अपने साथी शिक्षक माने उनके जो कलीग हैं ना, तो उन कलीग को से वो बात करते हैं और बात करने में क्या बोलते हैं, बच्चों के कक्षा में न बोलने के कारणों की समझने, माने बच्चे लोग क्लास में नहीं बोलते हैं। तो बहुत सारे टीचर हैं जो जिनको ये नहीं समझ में आता है कि भाई बच्चे क्यों नहीं बोल रहे हैं। अगर नहीं बोल रहे हैं, बहुत सारी बात हो सकती है नहीं बोलने के पीछे, तो क्यों नहीं बोल रहे हैं? तो चलिए अच्छी बात है, मुकेश जी अपने साथी शिक्षक से बात तो कर रहे हैं भाई, जानने की कोशिश तो कर रहे हैं। तो आपके अनुसार इसके बाद उनमें क्या क्या बदलाव आ सकते हैं? माने जो आपस में लोग बात किए, बात करने के बाद कुछ तो कहीं पे जाके तो बात स्थिर हुआ होगा, आपस में कुछ कंक्लूजन तो निकला होगा, कुछ निष्कर्ष तो निकला होगा। तो जो भी निष्कर्ष निकला तो उससे उनमें क्या क्या बदलाव आ सकते हैं? पहला, मुकेश जी बच्चों के ना बोलने के व्यवहार के प्रति संवेदनशील नहीं हो पाएंगे। काहे जी? जब आपस में बातचीत हुई, इतनी समझ विकसित हुई, तो फिर संवेदनशील क्यों नहीं हो पाएंगे? गलत जवाब। वे कुछ गतिविधियां सोच पाएंगे जो बच्चों को बोलने के लिए प्रोत्साहित करे। बिल्कुल, उनको कुछ एक्टिविटीज़ दिमाग में आएगा कि चलो ये एक्टिविटी कराएंगे तो बच्चे बोलेंगे क्लास में, बच्चे चुप्पी साधे नहीं रहेंगे। वास्तव में हमारे झारखंड राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में होता क्या है,
कई बार बच्चे जो है ना भाषा के कारण भी नहीं बोल पाते, या शिक्षक खुल के नहीं, शिक्षक कोई और भाषा बोल रहे होते हैं, बच्चे कोई और भाषा बोल रहे होते हैं, तो आपस में सामंजस्य नहीं बैठ पाने के कारण बच्चे चुप रहना पसंद करते हैं। इसमें बच्चों का कोई दोष नहीं, घर में वो चुप नहीं रहते हैं, याद रखिएगा। घर में नहीं, खेत खलिहान में नहीं, खेल के मैदान में नहीं, फुटबॉल खेलते समय नहीं, वो चुप हैं तो सिर्फ क्लास में हैं, याद रखिएगा। आपस में चुप नहीं रह सकते हैं वो। आगे है, वे सभी बच्चों को बोलने के लिए नहीं कहेंगे। गलत, गलत है ऑप्शन। मुकेश जी कक्षा में पढ़ने लिखने से संबंधित गतिविधियां ज़्यादा करवाएंगे। यहाँ तो बोलने की बात हो रही है, तो पढ़ने लिखने, देखिए यहाँ पे दूसरा ऑप्शन सही है। ठीक है मित्रों, हम आगे बढ़ते हैं। अब हमारे सामने एक और सवाल आ गया। दिए गए लेख को पढ़िए। अच्छा, पढ़ते हैं। और पढ़ के क्या है, पढ़ के है कि, अच्छा इसमें थोड़ा सा इस तरह से इसको खोल लेना होगा, तब पूरा हम पढ़ेंगे, है ना। देखिए यहाँ लाल रंग का निशान है, दाहिनी दाहिनी ओर देखिएगा। देखिए इसको हमने छोटा कर दिया, देखिए हमने इसको बड़ा कर दिया, इसको छोटा कर दिया, इसको बड़ा कर दिया, ऐसे होता है। ठीक है। दिए गए लेख को पढ़िए और लेखक के विचार के बारे में क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है उसे चुनिए। अच्छा, चुनेंगे, पहले पढ़ते हैं। कक्षा 1 में 6 साल की उम्र वाले बच्चों को दाखिला लेना चाहिए। अच्छा, कक्षा 1 में, क्लास 1 में, है ना, क्लास 1 में, ध्यान से सुनिएगा मित्रों, क्लास 1 में 6 साल की उम्र वाले बच्चों को दाखिला लेना चाहिए और उम्र के हिसाब से ही हर बच्चे को कक्षा का स्टार मिलना चाहिए। स्टार, अच्छा चलिए, अब स्टार क्यों लिखा है पता नहीं। कक्षा का स्तर मिलना चाहिए होगा, स्तर मिलना चाहिए उम्र के अनुसार। आगे है, विद्यालय प्रबंधन बच्चे को अपनी मर्जी से किसी भी कक्षा में दाखिल नहीं करवा सकता। हाँ, ये फोर्सली नहीं करवा सकता। इसके बाद देखिए, पूर्ण विराम को ना थोड़ा बड़ा बड़ा कैपिटल आई जैसा लिख दिया, इसको आप पूर्ण विराम समझिएगा, ठीक है। इसके बाद इन कक्षाओं को अलग अलग या कुछ कक्षाओं को मिलाकर एक कक्ष में भी पढ़ाया जा सकता है। अच्छा, हर कक्षा में अलग अलग काबिलियत और रुचि के बच्चे होते हैं। तो फिर से एक बार पढ़ता हूँ। कक्षा 1 में 6 साल की उम्र वाले बच्चों को दाखिला लेना चाहिए और उम्र के हिसाब से ही हर बच्चे को कक्षा का स्तर मिलना चाहिए। विद्यालय प्रबंधन बच्चे को अपनी मर्जी से किसी भी कक्षा में दाखिल नहीं करवा सकता। इसके बाद इन कक्षाओं को अलग अलग या कुछ कक्षाओं को मिलाकर एक कक्ष में भी पढ़ाया जा सकता है। हर कक्षा में अलग अलग काबिलियत और रुचि के बच्चे होते हैं। ठीक है, अब इसमें ऑप्शन क्या है। लेखक आरटी 2009 के हिसाब से कक्षाओं में दाखिले की बात कर रहे हैं। सटीक आंसर तो नहीं है। आगे है, लेखक परंपरागत और बहुकक्षीय शिक्षण दोनों में से किसी को भी ज़्यादा महत्व नहीं देते। ये भी सही नहीं है। लेखक ने बहुकक्षीय शिक्षण के बारे में अपनी राय नहीं दी है। हाँ, यही सही है, ये सही है। और अंतिम है, लेखक दाखिले के समय उम्र को ध्यान में रखने को महत्व, ये है, ये थर्ड ऑप्शन ही सही है। चलिए हम इसमें चिन्ह लगाते हैं और आगे बढ़ते हैं। अरे ये तो हमारा 5 में 5 हो गया। चलिए देखते हैं कि हमने क्या उत्तर, क्या अंक हमें मिला। हमें मिला 5 में 5 मिल गया। वाह, वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो पैकेज आकलन ठीक रहा। अब कंटेंट को हम रेट कर देते हैं। विषय अच्छी तरह से समझ लिया, ये सही है। मुझे परीक्षा की तैयारी मदद मिली भी ठीक है। नया भी सीखे हैं इसमें। मुझे मेरी कक्षा को पढ़ाने में मदद मिली, ठीक है। कंटेंट दिलचस्प है। अन्य, अन्य में क्या लिखा जाए। विषय बहुत रुचिकर है, और क्या है ना, विषय बहुत रुचिकर और हमारे शिक्षण
शिक्षण कौशल लिखना चाहिए, शिक्षण कौशल के विकास में सहायक है। अब इसको पोस्ट कर देते हैं और चलिए अब हमारा ये समाप्त हो गया।